नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। क्लोजिंग बेल्स विद यूबी में आपका स्वागत है और जैसे ही बाजार बंद वैसे ही हमारा बुलेटिन आपके सामने मौजूद। उत्पल जी, आज बाजार में क्या खास बातें रही, क्या चीजें हैं जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? नमस्ते। देखिए, मार्केट जो आज खुला था बहुत तेज नीचे, जो है काफी जबरदस्त तेज डिक्लाइन हुआ था। 263 पॉइंट्स नीचे जो है खुला था निफ्टी, और 916 पॉइंट्स नीचे सेंसेक्स खुला था, क्योंकि तेल जो है वो उछलता हुआ 100 को क्रॉस कर गया था। हाँ। और उस समय लग रहा था कि जो हुतीज वाली जो बातचीत है और तमाम चीज है, कि तेल ऐसा लगने लगा था कि 150 के आसपास चला जाएगा कुछ एक दिनों में, अगर कंडीशन इसी तरीके का बना रहा, हुतीज का सिचुएशन जो भी बना रहा। हालांकि उसके बाद से ट्रम्प का डायलॉग आया और उसके कारण भी थोड़ा सा बैकफुट में ये गए होंगे। तो उसके बाद जो है तेल में जो है एक सुधार देखा गया, 2% के आसपास सुधार देखा गया। तो उससे जो है मार्केट ने रिकवर किया, और मार्केट में जो रिकवरी देखी गई है वो लगभग जो है 180 पॉइंट्स के आसपास जो है निफ्टी में देखा गया, और 667 पॉइंट्स के आसपास जो है वो सेंसेक्स में देखा गया। और दोनों, हालांकि जो बंद हुआ है वो 0.30% की नरमी के साथ बंद हुआ, लेकिन जिस तरीके से जो गिरा था और जो एक डर का जो माहौल बन गया था, क्योंकि तेल 100 के ऊपर क्रॉस कर जाना यानी काफी खतरनाक हो जाएगा। आप हम्म। उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इस समय जो WTI है वो 89 पे चल रहा है, और ब्रेंट जो है वो 96.77 पे चल रहा है। यहाँ पे मतलब लगभग 3.25% की गिरावट हो गई है। लेकिन हम जो तेल मंगाते हैं, जो इंडियन बास्केट जो तेल आता है, वो 103 पे है इस वक्त। और ये एक दिन हमारा जो आता है आंकड़ा, वो एक दिन डिले का आता है, बाकी हाँ। ब्रेंट और WTI का 10 मिनट के डिले पे आता है। तो अभी जो रेट था कल का, उसके हिसाब से 103 आज 100 पे गया था, और फिर अभी 96 के आसपास आया है। तो तब भी भारत को जो तेल मिलेगा वो 103 पे मिलेगा। और जो उड़ल था, जो रशिया का जो तेल था वो 68 था, वो भी उछलता हुआ 80 पे चला गया है। हालांकि 80 पे अगर हम लेंगे तब भी सस्ता पड़ेगा, लेकिन सैंक्शन लग जाएगा। तमाम चीज जो 100% सैंक्शन की जो बात आई हुई है, तो वो सब चीज था। तो कुल मिला के मार्केट में जो एक डर का माहौल बना था, पूरी तरीके से डर गया था माहौल, जिस तरीके से तेल उछाल मारा था। तो वो उसके बाद मार्केट संभलता हुआ दिखा, क्योंकि हुतीज जो है, अब वो देखना पड़ेगा कि हुतीज आगे किस तरीके से एक्शन करते हैं। इस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल उत्पल जी, क्योंकि अब हम वीकेंड पर बैठे हुए हैं, फ्राइडे की शाम को बात कर रहे हैं, यानी अगला हफ्ता जो है बड़ा क्रूशियल रहेगा कि इन 2 दिन क्या होता है, उसके हिसाब से बाजार की स्थितियां रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ईरान जब कहा कि हुतीज वाला जो एंगल आ गया, हाँ। तो हुतीज ने जो फायर कर दिया, 2 टैंकर पर फायर कर दिया। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या है कि आपको बचने का चांस भी है, लेकिन ये बाब अल मंदाब इतना पतला, इतना नैरो हो जाता है कि उसमें मुश्किल है। जैसे स्वेज कैनाल में कोई चाहेगा मार के गिरा दे तो गिरा देगा, क्योंकि वो बहुत काफी नैरो हो जाता है। तो हम्म। वो उसी तरीके का कंडीशन हो गया। उससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया डर गई। और हम्म। आप एक तरीके से देखिए, जो तेल निकलता है, जो सबसे बड़ा तेल कहाँ निकल रहा है, वो पर्सियन गल्फ में निकल रहा है। पर्सियन गल्फ को तो हॉर्मुज के कारण ब्लॉक किए हुए हैं, और जो भी पाइपलाइन के जरिए जो रेड सी में डाल रहा था, उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो तेल 25% तेल का संकट, तेल जो है काफी विकट स्थिति पे जाता हुआ दिख रहा है, अगर हुती बैकफुट पे नहीं गया तो। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि हुती अगर हमला करेगा तो ये माना जाएगा कि ईरान ने हमला किया है, और ईरान पे उसके हिसाब से बम्बार्डिंग किया जाएगा। तो अब देखना है कि ईरान पे हो सकता है ट्रंप मारे पूरी तरीके से, पुरजोर मारे, तो वो एक रहेगा। साथ में एक और खबर बता दें कि ट्रम्प जो है वो सऊदी के साथ जो न्यूक्लियर डील, उसने 24 घंटे के अंदर पलटी मार दिया। उसने उसने कहा कि भाई, अब्राहम समझौता जो है वो उस पे आओ, तब होगा। क्योंकि इसराइल, अब्राहम समझौता मतलब इसराइल को मान्यता देना है। इसराइल को उसने मान्यता दिया नहीं है। UAE दे दिया है, बहरीन दे दिया है, मोरक्को दिया है, सूडान दिया है, लेकिन जो है सऊदी ने दिया नहीं है। अब उसको, और दूसरा बात कि इसराइल चाहता है कि न्यूक्लियर पावर उसी के पास है उस हम्म। इलाके में। एक तो ईरान के पास है, दूसरा इसराइल के पास है, बाकी किसी के पास है नहीं। तो वो भी नहीं चाहता होगा कि सऊदी को ये मिले। तो वो एक डील जो है अभी ये हो गया है। बाकी जो ट्रम्प की धमकी है, उस पर देखते हैं आगे किस तरीके से तेल रहता है, ये तमाम चीजें। और उत्पल जी, सोने चांदी और तेल का तो आप बता ही रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई है, सोने और चांदी में क्या खास बातें दिखने को मिली, क्या बड़ी खबर बता सकते हैं? देखिए, तेल से ही पूरा जो है ना, इस समय तेल से पूरा दुनिया रन कर रहा है। हम्म। गवर्नमेंट्स रन कर रहा है, डॉलर रन कर रहा है, हाँ। गोल्ड सिल्वर भी रन कर रहा है। तेल थोड़ा ठंडा हुआ तो गोल्ड सिल्वर में उछाल आ गया। गोल्ड जो है वो जो है 0.13% की तेजी आ गई। हालांकि नीचे चला गया था वो, तो हम्म। उसको रिकवर करते हुए ऊपर आया, और ये 4053 के आसपास चला गया है जो है, और 4053। और ओके। सिल्वर जो है वो 58.3 पे था, 0.89% की तेजी के साथ है।
हम्म। देखिए सिल्वर में जो है, सिल्वर इसमें फंसा हुआ है पूरी तरीके से। हाँ। इधर नीचे जो है वो 56 और ऊपर 61। हम्म। अब इस रिजीम में वो हिचकोले खा रहा है। अब कब उससे बाहर निकलता है वो देखना होगा। लेकिन गोल्ड में जो सबसे मेजर वाली खबर हो जाएगी कि आज 24 जुलाई है। आज चाइना के यहाँ जो है, जो फ्यूचर में जो काम करते थे रिटेलर लोग, वो बंद हो जाएगा। यानी उनको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो डिलीवरी लिए होंगे, उसके कारण भी गोल्ड में तेजी होगा। हाँ। गोल्ड में जो तेजी है, क्योंकि जिसने पोजीशन बंद किया होगा आज, उसको हाँ। डिलीवरी लेनी रही होगी। और इस समय तो वहीं का मार्केट खुला हुआ है, अभी अमेरिका का तो मार्केट अब जाकर खुलेगा। तो ये जो चीजें हैं, इसके कारण भी गोल्ड में तेजी रहा होगा। अब चाइना क्या करता है कल से, हालांकि एक दिन में कुछ नहीं होता सर, लेकिन जो बात कही जा रही है कि चाइना के पास अब तीन तीन एक्सचेंज हैं। हाँ। एक तो संघाई गोल्ड एक्सचेंज हो गया, एक जो है उसका फ्यूचर वाला है, और हम्म। तीसरा जो है उसका हांगकांग वाला हो गया। और हम्म। तीनों किस्म के हो गए उसके पास। फ्यूचर वाला, जो है स्पॉट वाला, और जो है ओटीसी वाला, और बाकी जो एक है सीधा फिजिकल वाला, तो हम्म। वो तीनों हो गया। अब वो किस तरीके से उसमें चीजें करता है, उस पर नजर बना के रखना होगा। तो गोल्ड में अभी काफी कुछ है। गोल्ड में युद्ध है, गोल्ड में फेड है, गोल्ड में चाइना है, कई सारे डिफरेंट एंगल है, और उसके बीच में वो सोना है। तो हम्म। सोना सोना ही होता है जो है हाँ। विक्रांत जी। सोना सबको हरा देता है, ये हाँ। चीज देखा है। सोना को आप कुछ दिनों तक दबा सकते हो, हाँ। लंबे समय तक नहीं दबाया जा सकता है। क्योंकि हाँ। आप हिस्ट्री देखिए उठाकर, तो जो है स्पेन जो है सोना को लेकर राज करता था। आज स्पेन अब फुटबॉल मैच जीत कर इज्जत बचाया, बाकी तो समाप्ति हो गया था। तो इस हाँ। तरीके से सोना सोना है। सोना को कोई जो है, जो सोना के साथ खेलेगा वो चला जाएगा, ये तो हाँ। तय है। बिल्कुल सही बात है। और उत्पल जी, थोड़ा बैंक शेयर्स के बारे में बता दीजिए। लोगों की बड़ी उत्सुकता है कि बैंक शेयर्स में आखिर क्या हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, बैंक शेयर्स का बड़ा महत्व है। हाँ। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में एआई शेयर्स का महत्व है, हाँ। उसी तरीके से हमारे पास बैंक शेयर्स का। अब जब जब लेने के लिए जाएंगे ना, आपको शेयर्स ही नहीं दिखेगा ढंग का। तो आपको बैंक वैंक दिख जाता है, फाइनेंस वाइनेंस सब दिख जाता है। लेकिन बैंक में बड़ा जबरदस्त दबाव आ गया था। जिस तरीके से जो रिजल्ट आया और गंदा जो रहा, खासकर एचडीएफसी बैंक का बहुत गंदा हम्म। रहा, एक्सिस का भी गंदा रहा। तो ये इसके बाद से बैंक में ये देखा गया है कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक, यस, इन लोगों ने लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है, ये इसका वैल्यूएशन कम हो गया है। इन हम्म। सब बिकवाली हुई है। हाँ। और इसके कारण जो है, इसका जो अभी वैल्यूएशन जो है, वो हम्म। काफी अट्रैक्टिव हो गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है। अब जो भी दबाव रहे, इस क्वार्टर का रिजल्ट का दबाव था, एक तो पहले से मार्केट जान जाता है कि क्वार्टर गंदा होने वाला है, हाँ। तो उसको पहले जीरो इन कर देता है। उसके बाद से जब आ जाता है तो उसको और गिरा देता है, इसमें दिखा देता है। जब हम्म। बढ़ने वाले में होता है तो वो खेल नहीं करता है, यहाँ वाले में करता है। तो वो एक वैल्यूएशन अच्छा हो गया है, क्योंकि शार्प करेक्शन हो गया है, और भाव इसका ठीक ठाक इस समय दिख रहा है। और जैसा कि एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि जो इन बैंकों में, ये जो टॉप के जो बैंक है, इसमें क्रेडिट ग्रोथ रेट बढ़िया है। हम्म। जबकि छोटे बैंकों में, जैसे बंधन बैंक में देखा गया कि क्रेडिट ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है। उस तरीके से लोग पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, और इससे पैसा कम भी लोगों के पास आ रहा है इस वक्त। तो वो भी है, और जो आ भी रहा है तो वो बड़े बैंकों में जाके जमा कर देते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी जो बड़े बैंक है उसमें, तो उनके पास आ रहा है। और साथ में एनपीए जो है वो कम हुआ है। तो ये दो पॉजिटिव फैक्टर है बैंक के साथ। तो बैंक जो है कुल मिलाकर लुभावना है। अब इसमें जो भी करेंगे, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछने के बाद ही बिल्कुल। कीजिएगा। जो है हम लोग सिर्फ इसमें जो भी चीज दिख रहा है वो बता रहे हैं। तो ये है इसमें बैंक को लेकर। और ये जो तेल संकट की आपने बात की उत्पल जी, तो रिलायंस पर इस संकट का क्या असर पड़ेगा? किस तरीके से रिलायंस डील करेगा? क्या होगा? कैसे देखा जाए? देखिए जो रिलायंस का जो तेल आता है ना, जो हम्म। सऊदी वाला जो तेल आता है उसको, वो आता था इस रास्ते से, हम्म। बब अल मंदाब से। हम्म। अब उसमें क्या हुआ, जो वहां से हुतीस तो आने नहीं दिया, उसके टैंकर ने यू टर्न ले लिया। तो जो इनको जो तेल मिलेगा वो थोड़ा सा इसमें कष्ट हो गया रिलायंस को। हालांकि जो है रिलायंस और भी जगह से जुगाड़ करता है, वेनेजुएला से लेता है, तमाम चीज से लेता है, लेकिन काफी लंबा रूट सब हो गया। अब हम्म। ये भी जो तेल जाएगा, ये लंबा रूट अफ्रीका होकर हम्म। घूमते हुए आएगा। तो वो एक हल्का सा प्रेशर रिलायंस पे देखा जा सकता है। लेकिन रिलायंस को लेकर जो खबर आई है, जो एक्सपर्ट्स लोग जो बता रहे हैं हम्म। कि जो उसका जो लॉन्ग टर्म में जो है, 3 साल देखिए, रिलायंस इस दरमियान में बहुत भारी भरकम खर्च किया। हम्म। रिलायंस में कैश फ्लो बिल्कुल नहीं था। जो है उसका आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल भी कुछ खास नहीं था। हम्म। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था रिलायंस को देखने के बाद, अगर रिलायंस नाम छुपा दिया था और उसके आप स्क्रीनर में जाकर उसके तमाम चीजों को देखते, तो आपको कमजोर लगता है। अगर मार्केट कैप को भी छुपा दिया था तो लगता है कि भाई चलो कोई
कमजोर है। लेकिन वो फ्यूचर पे काम कर रहा था, बहुत जबरदस्त काम हो रहा था, जियो पे काम हो रहा था, रिटेल पे काम हो रहा था, तमाम जगह उसने कई जगह फैलाया है। तो अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हम्म। जो खर्च किया है इन्होंने, अब उसका रिटर्न आने का दिन आ गया है। हम्म। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगले 3 साल के अंदर 90,000 करोड़ जो है वो कैश फ्लो आ जाएगा। हाँ। और इस समय रिलायंस को लेकर कई सारे लोगों ने टारगेट दिए थे, बड़े बड़े टारगेट दिए थे, हाँ। 20-30% तक का ऊपर का टारगेट दिया था। किसी ने 20 दिया, किसी ने 30 दिया, तमाम चीज। तो ये रिलायंस को लेकर जो अभी अपने एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि हाँ। वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। साथ में वो कह रहे हैं कि जो जियो है उसका वो सरताज बनेगा। तो हाँ। लेकिन रिलायंस के इसमें जो जो सबसे बड़ा जो खराब स्पॉट है वो उसका रिटेलर वाला सेक्शन हाँ। है। रिटेल सेक्शन किस तरीके से अच्छा करता है उस पे है। अगर रिटेल सेक्शन भी अच्छा कर दिया तो फिर रिलायंस बाउंस हो जाएगा, ये चीज देखा जा रहा है। हम्म। और जो आपने तेल की बात की उत्पल जी, तो क्या तेल के ही कारण इंडिगो का जो रिजल्ट ठीक नहीं रहा, उसके पीछे यही कारण समझा जाए या कुछ और भी? बिल्कुल बिल्कुल, तेल तेल के कारण जो है इंडिगो पे बहुत जबरदस्त असर पड़ा है। और इंडिगो का जो प्रॉफिट है वो 238 करोड़ का जो है उसको लॉस हो गया है। हम्म। जो है, अब इसको ये देखिए, क्योंकि इसमें जो बातें देखी जा रही थी, तेल चूंकि महंगा हो गया, तो इसका जो पर सीट जो आप कॉस्ट निकालते हो, है ना, पर किलोमीटर, हाँ। एक सीट, 1 किलोमीटर का कॉस्ट क्या निकलता है, उस पर सब कुछ डिपेंड। तो ये अभी चला गया है 5.71 इस हम्म। क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर में था 4.31। हाँ। यानी ₹1.40 की हम्म। बढ़ोतरी हो गई है। हाँ। तो जिसके कारण इसको नुकसान हुआ है। हम्म। हालांकि दो एजेंसी जो सिटी बैंक और नुबामा जो है इसको हम्म। लेकर काफी पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, इंडिगो जो जितने भी एविएशन सेक्टर वाले जो होते हैं ना, वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि एविएशन सेक्टर से आप डिस्टेंस बनाकर रखो आम आदमी, ये कोई हाँ। हम नहीं कर रहे हैं और ना हम बोलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि काफी जबरदस्त जो है उठापटक होता रहता है, जैसे मेटल के साथ भी होता है। मेटल हाँ। में तो गोल्ड सिल्वर ठीक है, अब स्टील में जाएंगे तो काफी जबरदस्त उठापटक होता रहता है। तो एविएशन सेक्टर में, और ये कहा जाता है जो बिजनेस घराने में जो मेरे दोस्त सब भी जो हैं, कि अगर किसी बिजनेसमैन से अगर आपको ईर्ष्या है और वो हाँ। तरक्की कर रहा है तो उसको दो काम करवा दो। एक तो उसको जो है प्लेन सर्विस दिलवा दो, हाँ। एयर सर्विस बोलो चालू करने के लिए। अब जिसको भी देखिए, हाँ। दमानी से लेकर आपको हाँ। बॉम्बे डाइंग से लेकर सब लोग बर्बाद हुए। किंग फिशर वाला विजय माल्या बर्बाद हो गया, हाँ। नरेश गोयल वो भी बर्बाद हो गया। तो वो हाँ। कहते हैं कि दो आइडिया दे दो, एक वो खोलने का, दूसरा अगर वो नहीं खोलता है तो न्यूज चैनल खोलने का। हाँ। तो दोनों आइडिया से वो आदमी हाँ। बर्बाद हो जाएगा। तो हाँ। ये चीज है। हालांकि अब आपसे एक सवाल है कि हाँ। सुन रहे हैं बड़ी जबरदस्त धड़कन है कि अडानी साहब प्लेन व्लेन लाना चाह रहे हैं क्या? अरे देखिए, बिल्कुल अभी आपने खुद ही बताया कि किसी को ये राय दे दीजिए। तो वो अडानी साहब को तो आप जानते हैं, समझदार बिजनेसमैन है। हालांकि ये खबर आई है उत्पल जी, और इस तरीके से कहा गया है कि जो एयरपोर्ट के ऑपरेशन जो कंपनियां चला रही है उनको एयरलाइंस चलाने के काम में लाया जाए, ताकि थोड़ा कंपटीशन बढ़े बाजार में। तो जीएमआर और अडानी दो ही बड़े ग्रुप हैं जो एयरपोर्ट चला रहे हैं। और इसका मेन जो इसके पीछे की सोच बताई जा रही है वो यही कि जिस तरीके से जेट एयरवेज, गो एयरलाइंस, ये तमाम एयरलाइंस एकदम खत्म हो गई। और उसके बाद विस्तारा, एयर एशिया, इसका टाटा के साथ टाटा ग्रुप में मर्जर हो गया। तो इसके बाद मार्केट में मोनोपोली, एक तरह से डुओपोली बची है केवल टाटा और इंडिगो के बीच में। तो उसको थोड़ा कंपटीशन मिलेगा। हालांकि ये खबर कल आई थी और इसके बाद बहुत चर्चाएं तेज होने लगी थी कि क्या जीएमआर और अडानी अब अपना एयरलाइंस लेकर आने लगेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा था कि आज ही अडानी ग्रुप की तरफ से सवेरे एक ट्वीट किया गया, और जिसमें ये कहा गया कि कंपनी का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, कंपनी इस तरह से नहीं सोच रही है, और ये बिल्कुल गलत खबर है। हालांकि कंपनी ने अभी तो इनकार कर दिया है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब आग लगी हो कहीं ना कहीं तभी धुआं उठता है। तो इंतजार करते हैं कुछ दिन की, हो सकता है इस मामले में कुछ और नई खबर सामने आए। क्या हो सकता है अडानी जी के कान में कोई बोल दिया हो विजय हाँ, किसी माल्या ने, जी का असर क्या हो हुआ सकता था। है कि आप ही ने जो सुझाव दिया है पहले उनको बता दिया हो। नहीं, विजय माल्या जी का क्या असर हुआ था। तो वो चीजें हैं। लेकिन जो बात है, अगर आप एविएशन सेक्टर को देखें हमारे इसमें, डोमेस्टिक में तो चलिए जो भी है चल जाता है, लेकिन हाँ। जब आप इंटरनेशनल वाले में देखते हैं ना, हाँ। तो हम कहीं नहीं है। बिल्कुल जो है कहीं। इस स्टैंडर्ड पे हम जाएं, अगर आप मान लीजिए कि सपोज कि जो भी प्लेन यहाँ से चल रहा है और लंबी दूरी का है, 14 घंटा 12 घंटे की हाँ। दूरी का है, तो काफी दिक्कत है। कुल मिलाकर जो है एयर इंडिया भी रह जाता है, और एयर इंडिया में भी जो है सर्विस बहुत अब उस तरह का कोई बहुत खास रहा नहीं। टाटा हाँ। के आने के बावजूद भी उसमें कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। तो हाँ। ये एक
चिंता की बात है। तो हाँ कुल मिलाकर जो है आज जो है लगभग हम लोगों ने, लेकिन एक चीज जो है जो हम आपसे कहना चाह रहे थे कि जी। एफआईज को लेकर बड़ा जबरदस्त कंसर्न हो रहा हाँ है। एफआईज में ये लग रहा था कि एफआईज लौट कर आएंगे, हाँ। जो है ना, नाम लखन लौट के आएंगे, उसी तरीके से जो है एफआईज लौट कर आएंगे। लेकिन एफआईज जो है जी आया था उसने लौट कर, हम्म। उसमें हम कह रहे थे कि जुलाई में, देखिए उसने क्या किया था कि जून, पिछले साल जून में उसने बड़ी जबरदस्त खरीदारी की थी। हाँ। उसके बाद से फरवरी के आसपास खरीदारी किया था। तो ये मेरा आंकड़ा था कि जून और फरवरी के रिकॉर्ड को अगर तोड़ देगा जुलाई में, तो हम्म। हम कहेंगे कि एफआईज लौट कर आया। हम्म। लेकिन अब तो जुलाई बीतने जा रहा है, अब कुछ हाँ। एक दिन बीते, अब बचे हुए हैं, अगर उसमें तोड़ देता है तो ठीक है, नहीं हम्म। तो एफआईज जो है इस समय वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो पूरी तरीके से लौटता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि हम्म। यहाँ जो सबसे बड़ा जो कंसर्न हो गया है अभी हमारे शेयर बाजार के लिए हम्म। खासकर, वो हो गया, एक तो हमारे तेल के लिए हो गया, तेल संकट जितना विकट होगा, तेल हाँ। संकट जितना ही होगा, हम पे बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। और हम्म। हम ऑलरेडी नुकसान जो है झेल चुके हैं, 1.5 लाख करोड़ का जो है हम्म। 3 महीने के अंदर में। दूसरी बात क्या होगी कि एफआईज जो है, जो रुपया हमारा गिरता रहेगा अगर, तो एफआईज नहीं आएगा। हम्म। हालांकि आज रुपये में 22 पैसे का सुधार हुआ है, हम्म। जो है वो भी एक फैक्टर था मार्केट को सुधरने में। लेकिन जब तक रुपया आप जो सुधारेंगे नहीं, तो वो दिक्कत का केंद्र है। नहीं तो क्या होगा कि उसका पैसा रखे रखे कम हो जाएगा। तो हम्म। ये एक बड़ा कंसर्न है। अब रुपीस को किस तरीके से सुधारा जाता है, ये जो है अब गवर्नमेंट इसको देख सकती है, उस पर जो भी चीज होगा। बिल्कुल। उम्मीद की जानी चाहिए उत्पल जी, इन सब पर भी ध्यान चल रहा होगा। हालांकि उम्मीद तो यही है कि बाजार को अब थोड़ा ठीक होना चाहिए, लेकिन दोबारा से जो है तेल का संकट आया है, तो अगले हफ्ते इस पर करीब निगाहें बनाए रखेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। उत्पल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शकों से एक यही अनुरोध कि अगर अभी तक आपने दास स्वतंत्र या इन्वेस्टिंग माइंड को फॉलो या लाइक नहीं किया है, तो कृपया उसे फॉलो कर लीजिए, दोनों चैनलों को। और आपके फॉलो करने से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है रोज नई खबरें लाने की। उत्पल जी काफी मेहनत करते हैं इन तमाम खबरों को अध्ययन करने में, और बाजार पर पूरी निगाह रखने में। दिन भर में क्या बड़ी खबरें रही वो सब तलाशने में काफी मेहनत लगती है। तो आप अगर फॉलो और लाइक करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार।